बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह चंद सवालों के जवाबात आप लोगों की खिदमत में पेश कर देते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमारी नज़रों के सामने है वो है सादिया परवीन का। इन्होंने भी नजासत के ताल्लुक़ से एक सवाल किया है और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मेरी जो देवरानी है उनका एक साल का बच्चा है, जो छोटा सा लड़का है। अब वो जिस पलंग के ऊपर सोया हुआ था वहाँ पर उसने पेशाब कर दिया, फिर उसी पलंग के ऊपर मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं, फिर वहीं से वो सो गए हैं, फिर वहाँ से उठकर बहुत सारी चीज़ों पर बैठे हैं। तो अब मुझको ये ख़्याल हो रहा है कि कहीं जहाँ पर वो सोए हों तमाम चीज़ें नापाक हो गए हों, कपड़े उनके नापाक हो गए हों। प्लीज़ मुझे बतलाइए। बेड के बाद में अब वो कार है, फिर कार के बाद उसके जो सीट है, सोफ़ा है, तमाम चीज़ें नापाक हो गई हैं। इस तरह का मुझको ख़्याल पैदा हो रहा है। तो देखिए सादिया जी, जब वो बेड के ऊपर सोए जहाँ पर पेशाब लगा हुआ था, और फिर आपने ये भी क्लेम किया है कि वो कहीं से पेशाब की वो जो स्मेल होती है वो महसूस नहीं हो रही है, तो वो जो बेड के ऊपर बच्चे का जो पेशाब था वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपके शौहर के कपड़े पर नहीं लगा। जब कपड़े पर नहीं लगा तो कपड़े भी नापाक नहीं हुए, और इसी तरह आपकी जो कार है, आपके जो बेड है और सोफ़ा वग़ैरह है, तमाम चीज़ें आला हाल ही पाक ही हैं, क्योंकि अब वो जो नजासत थी उस नजासत के असरात कहीं पर भी मुंतकिल नहीं हुए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किंग खान ने कमेंट किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मुझे वसवसे आते हैं और मुझे पूछना ये है कि अगर मुझे कोई डाउट पैदा हो जाए कि ये काम करना कुफ्र है या शिर्क है, लेकिन फिर मैंने उसको वसवसा समझकर इग्नोर कर दिया और वो काम कर लिया है, तो अगर वो सचमुच में कुफ्र होता है, शिर्क होता है, तो क्या मैं गुनहगार हूँगा? तो किंग खान साहब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरासर ईमान होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरासर कुफ्र होती हैं। मान लीजिए अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना ये ईमान है, गैरुल्लाह की इबादत करना ये शिर्क है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। अब यहाँ पर डाउट, वहम, शुकूक और शुबहात का कोई गुज़र नहीं होता है। इसके अलावा दरमियानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मुश्तबहात होती हैं। जब भी कोई मुश्तबह चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप अपने यहाँ पर जो उलमाए किराम है, आपकी मस्जिद के इमाम साहब है, या आपके जो क्लोज़ फ्रेंड इमाम साहब होते हैं, मौलाना होते हैं, उन लोगों से आप फ़ौरन डिस्कस कर लें, उसके बाद ही आप कोई काम करें। अब्दुल क़य्यूम साहब ने कहा है कि मेरा एक मेडिकल स्टोर है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो दवा लेने के बाद 6 महीने के बाद भी मेरे पास आते हैं, और वो जो 2 गोली 3 गोली होती हैं या आधी स्ट्रिप होती है वो मुझको वापस करके चले जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं भाई, 3 दिन तक मुझको दो, उसके बाद नहीं लूँगा। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे तो जो झगड़ा करते हैं, वापस देकर चले जाते हैं। ठीक है। बहुत सारी दवा ऐसी होती है जिसको इस आधी इस्तेमाल करते हैं और आधी बची होती है तो वो मुझको लाकर देते हैं। मसला ये होता है कि जब वो दवा आधी होती है तो कंपनी वाले वापस भी नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, सही बात है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर के जो प्रिंट होती है वो प्रिंट भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मुझको क्या करना चाहिए? वो दवा मुझको वापस लेनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए कौन क़य्यूम भाई, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि डॉक्टर आपके पास जो कस्टमर आते हैं या जो मरीज़ आते हैं उनके पास एक रुक़ा होता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसके ऊपर बहुत सारी दवाइयों के नाम होते हैं। आपने उन दवाओं के हिसाब से, डॉक्टर की जो लिस्ट दी हुई है उस हिसाब से आपने दवाओं को कलेक्ट किया है। कहीं पर 4 दवाई होती है, कहीं पर 6 होती है, कहीं पर 10 होती हैं, और कहीं पर आपको जो पूरा पत्ता होता है वो पत्ता ही देना होता है। तो बहुत सारी जो दवाएँ होती है तो आप उसको हवाले कर देते हैं। फिर जब कस्टमर उसको लेकर चला जाता है तो अब उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है।
अब इसका वापस करना, अगर वापस कर देता है तो आपका वापस लेना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उसको इतना सोचना चाहिए था कि डॉक्टर ने अगर मुझको 6 दवाइयाँ लिख कर दी है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं तीन ही दवाई ले जाऊँ। डॉक्टर ने अगर 1 हफ्ते की दवाई लिख कर दी है तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि नहीं, मुझको सिर्फ 2 ही वक्त की या फिर 2 ही दिन की मैं दवाई ले जाऊँ। इस तरह के ऑप्शन उनके पास होते हैं। और इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं, आप खुद उनको पहले कह दिया करें, भाई 1 हफ्ते की दवाइयाँ है तो मैं क्या करूँ, 2 दिन की दूँ, 3 दिन की दूँ, बाद में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वापस आकर ले जाएं। इस तरह का ऑप्शन आप उनके सामने रखें, क्योंकि बहुत सारी जो दवाई होती है, देखिए उनका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है ना। और बहुत सारी दवा ऐसी होती है जिनको एक मरतबा आपने सील को अनलॉक कर दिया है तो जो आधी बची हुई दवा है ये दूसरा कस्टमर लेना उसको पसंद नहीं करता है। और बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जिनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी होती है या फिर दवा का जो कंटेंट होता है वो भी बहुत दिनों तक घर में पड़े पड़े उनकी वो प्रिंटिंग भी मिट जाती है। तो ऐसी जो दवाई होती है, कस्टमर उनको दोबारा अगर आप बेचना चाहे तो वो नहीं लेते। और कंपनी के बारे में आपने कहा है कि कंपनी उनको रिटर्न नहीं लेती है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप अपनी एहतियात के मुताबिक लोगों को खुद आगाह कर दें, लोगों को समझाएं कि भाई आपको पूरी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत ले ले, बची भी आप बाद में भी ले जा सकते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है और उसको गुस्ल देने के लिए बाहर से शहर के बड़े लोगों को बुलाया जाता है, जबकि उसको गुस्ल देने के लिए घर के लोग भी काफ़ी होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, घर वाले लोग ही गुस्ल दें या फिर बाहर के? देखिए हुसैन भाई, अगर वो जो मैयत के रिश्तेदार है, जो घर के जो लोग हैं, अगर उनको ही मैयत को अच्छी तरह गुस्ल देना, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देना, कफन पहनाना आता है तो बेहतर ये है कि वही लोग वो गुस्ल तकफीन का जो मामला होता है वही करें। और अगर घर वालों में से, रिश्तेदारों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अच्छी तरह कफन देना सुन्नत के मुताबिक नहीं आता है तो आप बाहर वालों को बुला सकते हैं। अगर बाहर वाले उजरत लेते हैं तो उजरत भी आप उनको दे सकते हैं, बल्कि देना ही चाहिए। फैयाज साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि हज़रत, अगर रात को हम सोए थे और नींद की हालत में ही जनाबत हो गई, फिर वो हमारे हाथ पर लग गई लेकिन सुबह तक सूख गई है, तो अगर हम उसी हाथ से किसी चीज़ को छू लेते हैं, मान लीजिए कपड़े को छू लेते हैं, तो कपड़ा नापाक होगा या नापाक? तो नहीं होगा, क्योंकि वो नजासत आपके हाथ पर लगी थी, वो सूख चुकी है। सूखने की वजह से आपकी नजासत का असर दूसरे कपड़े पर नहीं आता है, इसलिए दूसरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। सोमी ज़ारा, इन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि भाईजान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जब पेशाब के लिए जाती हूँ तो मैं कितना भी धो लूँ, मुझे लगता है कि अच्छी तरह सफाई नहीं हुई है, नजासत धुली नहीं गई है। इस चक्कर में मैं 1 बाल्टी पानी यूज़ कर लेती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जब मैं शर्मगाह धोती हूँ तो धोते टाइम जो पानी है शर्मगाह के चारों तरफ फैल जाता है। ऐसी सूरत के अंदर मेरा मसला दूर। देखिए, आपका मसला ये है कि जिस वक्त आप नजासत से फ़ारिग हो जाए, आप ज़रूरत से फ़ारिग हो जाए, तो उसके बाद जो भी तरीक़ा आपके पास सफाई का है, हैंड शावर है या फिर मग्गा है या बाल्टी है, जो भी चीज़ आपके पास है, तो उसको 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर लीजिए। चौथी मरतबा इस्तेमाल करने की क़तआन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मरतबा अच्छी तरह सफाई करने में सफाई हो ही जाती है। रमीज़ शाह ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा मोबाइल का कारोबार है। ठीक है रमीज़ भाई, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मोबाइल पर बहुत सारे लोग फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर मैं फ़ोटो प्रिंट करवा कर देखिए रमीज़ भाई, आप फ़ोटो प्रिंट करवा कर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जानदार की ये खुद वो जो कस्टमर आया है वो कहे कि मेरा फ़ोटो आप वो जो कवर है उसके बैक पर मेरा फ़ोटो प्रिंट करवा के दो, तो ये काम आपको नहीं करना है। गैर जानदार की तस्वीर आप प्रिंट करवा सकते हैं। पल्लवी कामड़े ने कहा है कि मैयत से आने के बाद मेरे हस्बैंड नहाते नहीं हैं और वैसे सो जाते हैं साइड में, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे बच्चे के ऊपर इसका कोई असर, बुरा असर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं पल्लवी जी।
शौहर जब आपके मस्जिद से आए हैं, चाहे वो गुस्ल के लिए वहाँ पर हो, तकफ़ीन के लिए हो, तदफ़ीन तक रुके हो, फिर घर पर आए, तो बाकायदा पूरा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होता है। और आप जिस कंडीशन में है, आपको ये लगता है कि इसका असर, बैड असर आपके बच्चे पर पड़ेगा, तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। खान साहब ने कहा है कि मुफ्ती साहब, जब मैं बाथरूम में था और गलत काम मैंने वहाँ पर किया, यानी मुस्तज़नी वग़ैरह की, उसके बाद मनी का एक कतरा उड़कर मेरे सर पर गिर गया है, फिर बाद में मैंने सर को भी अच्छी तरह धो लिया है, तो अब मुझको ये लगता है कि गुस्ल करने के बाद भी मेरे सर से वो जो नापाकी और नजासत का ख़तरा था वो ख़त्म हुआ या नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने तौबा कर ली है। बहुत अच्छी बात है खान साहब, आप तौबा कीजिए। ये जो मुस्तज़नी का अमल है, इससे आपको बचाना है। इसकी वजह से आप जिस्मानी एतबार से और ज़हनी एतबार से, मेंटल एतबार से परेशान हो जाओगे। आपको यह कदम हरगिज़ नहीं उठाना है। दूसरी चीज़ ये कि जब नजासत आपके सर पर लगी है और आपने बाकायदा गुस्ल किया है, तो वो नजासत ख़त्म हो गई है, आप पाक हो गए हैं। फ्यूचर में इस तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अखिल कुमार साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते ये है कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप जवाब दे देते हैं, लेकिन मेरा इसके पहले जो चौथा क्वेश्चन था उसका जवाब आपने नहीं दिया है। अगर वो ये है कि अगर बच्चे की जो नाक बह रही है, जो नाक से जो रेजिश निकलती है वो बह रही है, और हमारे वो जो बहती हुई रेजिश है अगर हमारे हाथ या बदन या कपड़े में लग जाती है, तो उसके बाद हमारा कपड़ों को पाक करना ज़रूरी होता है या नहीं? वैसी नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज़ होगी, नमाज़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि जो नाक से जो रेजिश निकली है वो नापाक नहीं है, वो गंदगी ज़रूर है। वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को कराहत होती है, लेकिन उसके लगने की वजह से आपका हाथ या कपड़ा वगैरह नापाक नहीं होगा। असरा साहब ने कहा है कि आपने स्कॉलर एजुकेशन के, आपने सेकुलर एजुकेशन का जवाब तो दे दिया है, लेकिन मेरे और भी सवालात हैं, उनके भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल भाई, आपके दो सवालात हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि जब मैं यूरिन के बाद शर्मगाह को लोटे के पानी से धोता हूँ, तो पानी की जो छींटें हैं मेरे उड़कर शर्मगाह की इधर उधर हिस्से पर लग जाती हैं। तो आप ऐसी सूरत के अंदर ये करें कि 3 मरतबा आप पानी को यूज़ कीजिए। 3 मरतबा आप पानी पर डालिए। पहली मरतबा में जो नजासत इधर उधर फैल गई थी, दूसरी और तीसरी मरतबा पानी डालने के बाद नजासत का एक एक कतरा, गंदे पानी का एक एक कतरा निकल जाएगा। फिर आप नापाक नहीं रहोगे, आप पाक हो जाओगे। दूसरा सवाल आपका ये है कि जो रेज़र होता है, उस रेज़र से जब ज़ेरे नाफ के बाल को साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद बहुत ज़्यादा बारीक बाल बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत जो कि नुकीले हो जाते हैं, पूरी तरीक़े से साफ़ नहीं होते हैं, तो क्या इतने ही सफाई काफ़ी होती है या इससे ज़्यादा? ज़ेरे नाफ के बाल, अच्छा, जब आपने रेज़र से साफ़ किया है और जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा बारीक बाल अभी तक बाकी है, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी नहीं है। रेज़र से जितने बाल निकल गए हैं उतने ही बालों को साफ़ करना ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा आप क्या खाल निकालोगे? अच्छा, तीसरा सवाल आपका ये भी है कि ज़ेरे नाफ बाल मर्द को शेविंग क्रीम से ही साफ़ करना ज़रूरी है या फिर बिना क्रीम के भी? बिना क्रीम के भी आप सफाई कर सकते हैं, क्रीम के साथ भी सफाई कर सकते हैं, इसके अंदर आपको इख्तियार है। कोई चीज़ ज़रूरी हो जाए ये ऐसी कुछ नहीं। ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि बालों का साफ़ हो जाना है, बालों का रिमूव हो जाना है, ये ज़रूरी है। फिर चाहे आप शेविंग क्रीम यूज़ करें या फिर ना करें, ये आपको इख्तियार है। अगर आपको लगता है कि मैं शेविंग क्रीम का यूज़ करूँगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथनेस के साथ बालों की सफाई हो जाएगी, तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो यूज़ करें, चाहे तो यूज़ ना करें। बस इतने सवालात, इनके अलावा और जो कुछ सवालात हैं अगली नशिस्त में और मजलिस में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।